अस्सलाम वालेकुम एसएससी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 F3 का कंप्लीट कर लिया है, उसके हमने सारा हमने थ्योरी वाला पार्ट कर लिया कंप्लीट, और हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। ठीक हो गया। आज हम करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया कि इनमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के आपको एग्जाम का भी आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम कैसे आता है आपका F3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो चलिए पहला हमारे पास क्वेश्चन है इसका, करते हैं। अ बिजनेस एंटिटी इज ओन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स। वो बोल रहा है कि बिजनेस को कौन ओन कर रहा है, शेयर होल्डर्स, और मैनेज कौन कर रहा है, डायरेक्टर्स। एंड हैज अ लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, और इसकी आइडेंटिटी इसके ओनर से अलग है, लीगल आइडेंटिटी इसकी अलग है। विच टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर डज दिस डिस्क्राइब, और ये अपने बताना है कि ये किस तरह का बिजनेस है। क्या रिक्वायरमेंट दी है, विच टाइप ऑफ बिजनेस, ये किस टाइप का बिजनेस है। क्या ये सोल ट्रेडर है? नहीं, ये सोल ट्रेडर नहीं है, क्योंकि सोल ट्रेडर में ओनर ही खुद अपने बिजनेस को मैनेज करता है, वो डायरेक्टर नहीं रखता। पार्टनरशिप है, नहीं, पार्टनरशिप में पार्टनर खुद मैनेज करते हैं अपने बिजनेस को। पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स खुद अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। और क्या ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है? यस, ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, क्योंकि कंपनी में ओनर कोई और होता है और चलाने वाला मैनेजर कोई और होता है, डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कंपनी को रन करते हैं। सो दिस इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है इसमें, हमने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ओनर इज करेक्ट। अब ये कुछ लाइबिलिटीज दी हुई हैं, लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। अब बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इन चारों में से करेक्ट है। ठीक हो गया। तो हम एक एक स्टेटमेंट करके पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी करेक्ट है। पहली बोली है उसने, अ सोल ट्रेडर हैज लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस, के सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। क्या ये बात करेक्ट है? अगर सोल ट्रेडर पर कर्जा चढ़ जाता है तो वो उसकी मर्जी है, वो जितना मर्जी चुका दे। ठीक हो गया, ये बात करेक्ट है? नहीं, ये बात करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर सोल ट्रेडर पर कर्जा चढ़ जाता है तो वो उसको अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर भी वो कर्जा देना पड़ता है, लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती उसकी। ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, शेयर होल्डर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल कंपनी डेट्स। क्या कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के डेट के जिम्मेदार होते हैं, लायबल होते हैं? नहीं, ये बात भी गलत है। शेयर होल्डर्स कंपनी के डेट के लायबल नहीं होते। ठीक हो गया। फिर है, सोल ट्रेडर एंड देयर बिजनेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज बाय लॉ, के क्या सोल ट्रेडर और उसके बिजनेस को सेपरेट माना जाता है? नहीं, इनको सेपरेट नहीं बल्कि एक ही एंटिटी माना जाता है। सोल ट्रेडर और बिजनेस को एक ही एंटिटी माना जाता है सोल ट्रेडर के केस में। ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है, अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि लिमिटेड कंपनी की एक अपनी आइडेंटिटी होती है और हमारे शेयर होल्डर्स की अपनी आइडेंटिटी होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी अलग 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 है, इंडिविजुअल है, और शेयर होल्डर्स अलग है। ठीक हो गया। दिस इज द करेक्ट कि कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी की होगी, शेयर होल्डर्स की नहीं होगी, वो जिम्मे किसके है, कंपनी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेन बताना है हमने, पर्पस क्या है। ठीक है क्या, पहला मकसद ही क्या है इसके बनाने का, टू प्रोवाइड इंटरनल मैनेजमेंट विद डिटेल डेली ऑपरेशनल कॉस्ट। क्या ऑपरेशनल कॉस्ट को डिस्कस किया जाता है हम बैलेंस शीट में, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस में हमने ऑपरेशनल कॉस्ट को डिस्कस किया था, मैनेजमेंट को डिस्कस किया था? नहीं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी दैट इज यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर लेंडर एंड द अदर क्रेडिटर्स। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करनी है, किसके लिए बनानी है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, लेंडर्स के लिए और दूसरे क्रेडिटर्स के लिए। ठीक हो गया। इन सब के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक हो गया। ये दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ स्ट्रक्चर समरी ऑफ बिजनेस एसेट्स लायबिलिटी एंड इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। वो पूछ रहा है कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये तीन चीजें होती हैं, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती हैं। आप सबको पता है कौन सी स्टेटमेंट में होती हैं, बैलेंस शीट में। कौन सी स्टेटमेंट होती हैं, बैलेंस शीट में। करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOFP, बैलेंस शीट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्राइमरीली मेजर विच एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस ओवर एन अकाउंटिंग पीरियड।
कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है और जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हमने स्टेटमेंट बनाई है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बताना है फाइनेंशियल पोजीशन एंड लिक्विडिटी स्टेटस है? नहीं, इसका कोई मकसद नहीं है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन को देखें। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है इन आइटम्स ऑफ इनकम अर्न एंड एक्सपेंस अर्न। यस, हम इसमें क्या देखते हैं कि कितना कमाया और कितना बचा, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना इनकम अर्न हुई। तो इसमें हम प्रॉफिट को देखते हैं। तो यस, इनकम में से जब एक्सपेंस को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट आता है, जो मेन मकसद है प्रॉफिट और लॉस का। ओके, नेक्स्ट है, a business wants to review how much cash it generated strictly from its core day-to-day trading activity during the year। उसने बोला है कि ये बिजनेस की कौन सी ये स्टेटमेंट में जाता है, कौन सी स्टेटमेंट में जाता है कि कैश हमने जनरेट की है डेली, डेली में कौन सी डे टू डे बिजनेस में हमने कितनी कैश जनरेट की है। तो विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन? क्या फाइनेंसिंग? नहीं, ये गलत है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये पैसा देती हैं, पैसा लाती हैं, ठीक है, फाइनेंस देती हैं। ये होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डे टू डे ऑपरेशन होते हैं। बाकी इन्वेस्टिंग में भी ये इन्वेस्ट करते हैं पैसा को, फाइनेंसिंग में भी पैसा लाया जाता है। और नॉन कंडेंसर तो है, ये क्या नाम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, which of the following items would explicitly be found in the statement of changes in equity of a limited liability company? कौन से आइटम लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में देखे जाते हैं? सो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है हमारे पास, हाँ, इसमें देखा जाता है डिविडेंड पे टू शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग दी पीरियड। पीरियड पूरे साल के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिए गए हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ये देखा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, which group of stakeholders is primarily interested in financial statement to assess the entity's ability to pay interest and repay principal amount on time? क्या बात हो रही है कि ऐसा कौन सा स्टेक होल्डर है जो इंटरेस्टेड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस नजरिए से देखता है कि क्या ये कंपनी, अगर मैं इसको पैसे दूं, अगर इसको मैं प्रिंसिपल अमाउंट दूं, तो क्या ये उस पर इंटरेस्ट पे कर सकेगी और मेरा वो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करेगी? तो कौन देता है उधार? ये लैंडर और ट्रेड क्रेडिटर्स, ये देते हैं उधार। ठीक हो गया, लैंडर और ट्रेड क्रेडिटर्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई वुड अ गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज बी क्लासिफाइड एज यूजर ऑफ अ बिजनेस जर्नल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अब ये गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज क्यों देखते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? इनका नजरिया क्या होता है? इनका जो नजरिया, तो इवेल्युएट द बिजनेस क्वालिफाई फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड असेस टैक्स लायबिलिटीज। ठीक हो गया, कि बिजनेस क्या रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है और ये टैक्स लायबिलिटीज के लिए लाइबल है या नहीं है। ठीक हो गया, ये टैक्स अथॉरिटीज देखती हैं और गवर्नमेंट देखती है। Which of the following best define the scope of financial reporting? अब स्कोप बताना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्कोप क्या है? द रिकॉर्डिंग ऑफ डेली पेटी कैश ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक? नहीं। द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर रिपोर्टिंग मेथड? यस, कि बाहर वाले जो यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको ये बताना कि हमारी कंपनी किस स्टेट में है, वो किस सिचुएशन में है। ठीक हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है उसकी। ठीक हो गया, ये सब कुछ बताना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्टिंग का पहला उसूल है। सो नेक्स्ट हमारे पास, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एन एसेट? आप इसमें बताएंगे एसेट की डेफिनेशन क्या है। सिंपल सी एसेट की डेफिनेशन है, अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। क्या है? अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। इकोनॉमिक रिसोर्स जिससे हम फायदा ले सकें। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स जिससे हम फायदा ले सकें। नेक्स्ट हमारे पास है, अब बिजनेस ओरोस 50,000 फ्रॉम बैंक। बिजनेस लेता है 50,000 बैंक से, टू बी रीपेड ओवर 5 ईयर्स, और वो रीपे करेगा 5 ईयर। यानी कि ये कौन सी लाइबिलिटी है? पहले तो आप देखो लाइबिलिटी कौन सी है, आपको ये भी पता नहीं है कौन सी लाइबिलिटी है। ये है नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा की लाइबिलिटी है। सो दिस इज नॉन करंट लाइबिलिटी। Next, how does this transaction initially affect the element of financial position? बैलेंस शीट को ये कैसे अफेक्ट करेगी, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग बतानी है कैसे रिकॉर्ड होगी। सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई उधार लेंगे, जब भी लाइबिलिटी आएगी, ये क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक हो गया।
और डेबिट हमारे पास पैसा आया, हमारे पास एसेट बढ़ा, क्या बढ़ा, एसेट बढ़ा, तो डेबिट हमारे पास होगा एसेट। कितनी अमाउंट से है, 50,000 से, कितनी अमाउंट से, 58,000। सो देखो यहाँ पर कहां पर है, एसेट इंक्रीज बाय 50,000 एंड लाइबिलिटीज डिक्रीज इंक्रीज बाय 50,000। ऑप्शन नंबर सी, कि एसेट भी इंक्रीज हो रहा है 50,000 से और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है 50,000 है। ये है डबल एंट्री का मेन कॉन्सेप्ट, कि हर ट्रांजेक्शन को दो बार आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक हो गया। ये यहाँ पर एसेट भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है क्रेडिट साइड पर, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन फॉर्म ऑफ आउटफ्लोज, डिप्लेशन ऑफ एसेट्स और incurrence of liabilities that result in decrease in equity other than distribution to owners। अब ये डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है एक्सपेंस की। एक्सपेंस की कैसे डेफिनेशन है ये, कि डिक्रीज हो रहे हैं एसेट्स, डिक्रीज हो रहे हैं एसेट्स, डिक्रीज हो रहे हैं और आउटफ्लोज के जरिए पैसा जा रहा है जिससे एसेट कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रहे हैं, और इंक्योरेंस ऑफ लाइबिलिटीज दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी, और लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, इंक्योर हो रही है, ठीक हो गया, जिसकी वजह से जो इक्विटी है, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका पैसा, उनका प्रॉफिट, उनका कम हो रहा है, ठीक हो गया। सो एक्सपेंस की वजह से उनका प्रॉफिट कम होगा, उनका इकोनॉमिक रिसोर्स भी कम होगा, ठीक हो गया। ये है इसका आंसर एक्सपेंस। एक्सपेंस की डेफिनेशन ये आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट है अ कंपनी बाइज आर डिलीवरी वैन, एक कंपनी ने वैन ली, ठीक हो गया, वैन खरीदी उसने 20,000 की। इट आल्सो स्पेंड्स 500 ऑन इनिशियल डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, उसने डिलीवरी और रजिस्ट्रेशन पर 500 लगा दिए, ठीक हो गया, और 1200 लगाए उसने फ्यूल और इंश्योरेंस पर फॉर द फर्स्ट ईयर, इंश्योरेंस और फ्यूल पर उसने 1200 लगाए। अब बताना है कितनी अमाउंट कैपिटलाइज होगी, कितनी अमाउंट, हाउ मच अमाउंट कैपिटलाइज, हाउ मच अमाउंट कैपिटलाइज। सो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि एक एटम की कॉस्ट निकालने के लिए उसमें सारे खर्चे आएंगे जो उसको इंस्टॉलेशन, यानी कि उसको वहां से लेकर यूज करने तक जितने भी आएंगे खर्चे, वो सब उसमें कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। जैसा कि ये इसकी ये परचेज कॉस्ट है 20,000 और ये इसकी ये इनिशियल डिलीवरी और रजिस्ट्रेशन व्हीकल की है, ठीक है क्या, रजिस्ट्रेशन फीस 500 है, तो ये कितना बन गया 20,500। जबकि ये 1200 जो है ना फ्यूल का, ये डेली का एक्सपेंस है, और इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हर साल होगी और फ्यूल भी हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन भरा जाएगा व्हीकल में, ठीक है। ये क्या है, डेली का एक्सपेंस है। ये हमने किधर नहीं इंक्लूड करना, ये इंक्लूड होगा प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है। ये 1200 कहां पर होगा, प्रॉफिट और लॉस में, एज अ एक्सपेंस डेबिट साइड पे होगा। डेबिट एक्सपेंस 1200 प्रॉफिट और लॉस से ये रिकॉर्ड होगा। और अब हमारे पास यहाँ पर कैपिटलाइज कितनी होगी अमाउंट, 20,500, कितनी, 20,500, 20,500 ये होगी एसेट साइड पे। इसकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। सो डेबिट हम करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दो एंट्रीज होंगी हमारे पास, एक व्हीकल एसेट अकाउंट, व्हीकल एसेट अकाउंट 20,500, और क्रेडिट करेंगे कैश 20,500। पैसा कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर एसेट आ रहा है तो 20,500 इसकी एंट्री हो जाएगी, ये इसकी एंट्री होगी, ठीक हो गया। आप लोगों ने एंट्री लाजमी याद रखनी है, आप लोगों ने इन एंट्रीज की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, which of the following cost must be treated as revenue expenditure in this statement of profit or loss। अब वो पूछ रहा है इनमें से कोई एक ऐसी कॉस्ट है जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक हो गया। अब वो बतानी है कौन सी कॉस्ट है। पहली है लीगल फीस एसोसिएटेड विद परचेजिंग अ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग, एक नई बिल्डिंग ले रही हैं उसके लिए लीगल फीस है, तो क्या ये रेवेन्यू है, नहीं, हमने फी पे की, ये बहुत ज्यादा फी होगी फैक्ट्री की, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये कैपिटलाइज्ड होगी। आगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ ब्रांड न्यू प्रोडक्शन लाइन मशीन, एक मशीन की है इंस्टॉल, क्या वो होगी कैपिटल रेवेन्यू, नहीं, वो कैपिटलाइज्ड होगी। रूटीन सर्विसिंग एंड रिपेयर कॉस्ट टू मेंटेन एग्जिस्टिंग डिलीवरी ट्रक, एक हमारे पास डिलीवरी ट्रक है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक हो गया, और रिपेयर कॉस्ट उस पर आ रही है, ठीक हो गया। सो ये क्या है, डेली की रूटीन की कॉस्ट है, तो ये क्या होगी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट और लॉस में, कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में जाता है एज एन एक्सपेंस। सो नेक्स्ट हमारे पास द ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट इन डबल एंट्री बुक कीपिंग स्टेट्स दैट। अब बता, वो बोल रहा है कि ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है। सो सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट,
कि हर ट्रांजैक्शन के दो इक्वल बट अपोजिट इफेक्ट होने चाहिए। कौन कौन से? डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है और आप एंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर अ सोल ट्रेडर्स नेट एसेट, स्टार्ट ऑफ द ईयर ओपनिंग नेट एसेट थे इसके, ओपनिंग नेट एसेट थे इसके 40,000। ड्यूरिंग द ईयर इसने इंट्रोड्यूस किया 10,000 और विड्रॉ किया 5,000। क्लोजिंग नेट एसेट इसके ये आगे, क्या आगे इसके क्लोजिंग नेट एसेट ये आगे। अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, क्या होगा? प्रॉफिट कितना होगा? सो क्लोजिंग नेट एसेट होता है, क्लोजिंग नेट एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग नेट एसेट, ठीक हो गया, प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जो भी कैपिटल उसने लगाया है, माइनस विड्रॉ जो किया है, ठीक हो गया, विड्रॉ, और प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट, ठीक हो गया, ये इसका होता है। सो जब हम इसको करेंगे, क्लोजिंग नेट एसेट क्या हमारे पास? हमारे पास क्लोजिंग है 60,000। अब ओपनिंग इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हमारे पास क्या आएगा? 40,000। फिर हमारे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना है? 10,000, ये भी माइनस यहाँ पर आएगा 10,000। और फिर हमारे पास क्या आता है? 60,000 का क्लोजिंग, या हमारे पास 5,000 विदड्रॉ है, तो विदड्रॉ हमारे पास प्लस में आ जाएगा यहाँ पर। सो 60 में से 50 गए, हमारे पास आ गया, हमारे पास 50, और 10 में से 5 ऐड किए तो 15,000। सो इसका आंसर हमारे पास आता है 15,000। क्या इसका आंसर आ गया? 15,000। ये आप लोगों ने ये इक्वेशन याद रखनी है कि क्लोजिंग नेट एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग नेट एसेट प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस विदड्रॉइंग, जो विदड्रॉ किया उसमें, प्लस प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें प्लस हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, a business pays 1,500 cash to settle an outstanding balance owed to trade supplier. What is the collectible entry to record this transaction? यानी कि उसने 1,500 कैश पेबल कर दिया, ठीक हो गया, उसने 1,500 कैश पे कर दिया है। तो कैश क्या होगी? कैश गई तो क्रेडिट, कैश गई तो क्रेडिट, और जो हमारा पेबल क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो वो डेबिट हो जाएगा। सो ये हमारे पास होगा डेबिट और क्रेडिट, डेबिट पेबल और क्रेडिट कैश। तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर बी, डेबिट पेएबल 1500 से और क्रेडिट कैश 1500 से। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द ओनर ऑफ अ रिटेल स्टोर टेक्स गुड्स आउट ऑफ इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज। अब वही बात आ गई, मालिक पर्सनल यूज के लिए ले रहा है गुड्स को, ठीक हो गया। गुड्स कॉस्ट है, कॉस्ट उनकी है 300 और उनका रिटेल सेलिंग प्राइस 450 है। अब करेक्ट वाला एंट्री बतानी है इस ड्राइंग के। अब आपने याद रखना है कि गुड्स को हमेशा उनकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। किस पर रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, रेवेन्यू उसकी सेलिंग प्राइस पर नहीं, कॉस्ट पर। तो कॉस्ट यहाँ पर क्या है? 300 है, कॉस्ट 300 है, तो इसकी जब एंट्री करेंगे, वो ड्राइंग क्या कर है? ड्राइंग्स ले रहा है, और गुड्स क्या है हमारे पास? जा रही है ना। सो डेबिट हो जाएंगी ड्राइंग्स, डेबिट ड्राइंग्स हो जाएंगी, और क्रेडिट हमारे पास हो जाएगा इन्वेंट्री, क्रेडिट इन्वेंट्री। कितने, किस अमाउंट से? 300 के अमाउंट से। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? बी, डेबिट ड्राइंग 300, क्रेडिट इन्वेंट्री परचेज 300। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, ठीक हो गया, आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ यहाँ पर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 इसी तरह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।